हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप कुमार स्वामी आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद प्रदीप कुमार स्वामी आप सभी का सादर अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट, आज का अपना जो टॉपिक है वो होगा ग्रेविटेशन, यानी कि गुरुत्वाकर्षण। ये अपना आज का टॉपिक रहेगा स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, गुरुत्वाकर्षण जो है वो आरबीएससी और सीबीएसई के 11th क्लास में भी है और नीट और आईआईटी के स्टूडेंट्स के लिए भी इसकी उपयोगिता है। तो आज हम ग्रेविटेशन को पढ़ेंगे स्टूडेंट। नीट के एग्जाम में ग्रेविटेशन से संबंधित एक या दो क्वेश्चन निश्चित रूप से आते हैं, जो कि 4.5 से लेकर 5 परसेंटाइल तक अपनी अहमियत रखते हैं। तो ग्रेविटेशन के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, या इसे न्यूटन का सार्वत्रिक नियम भी कह सकते हैं। सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल, जो सब जगह पर एक समान रूप से लागू होता है, उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल, सार्वभौमिक या सार्वत्रिक नियम कहते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था, तो उस दौरान दो आवेशों के बीच बल पड़ा था जो कूलाम ने दिया था। अब दो द्रव्यमान है, जैसे m1 और m2 दो द्रव्यमान है, परस्पर r दूरी पर स्थित है। तो इनके बीच एक बल लगता है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। मेरी बात समझ गए ना? दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाले बल को, गुरुत्वाकर्षण बल को समझाने के लिए वैज्ञानिक न्यूटन ने एक नियम दिया जिसे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उसे कहा जाता है। न्यूटन के अनुसार इन दोनों द्रव्यमानों के बीच जो बल होगा वो F बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फोर्स इनके बीच लगेगा। देखिए स्टूडेंट, जैसे वहां पर कूलाम बल की हमने बात की थी, जो दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था। उसी प्रकार गुरुत्वाकर्षण बल जो है दोनों द्रव्यमानों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां पर g एक कांस्टेंट है, इसे हम सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक g को कहते हैं स्टूडेंट। वहां पर जो कांस्टेंट था वो k था स्टूडेंट, याद हो तो। और वहां पर k की जो वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट थी। पर इस k और g में काफी अंतर है स्टूडेंट। देखिए, g जो है वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता, जबकि k जो है वो अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग था। तो g की सबसे बड़ी खासियत जो है वो ये है कि ये माध्यम पर निर्भर नहीं है। और g की जो वैल्यू होती है वो है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसका जो मात्रक है स्टूडेंट वो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। जी का ये जो मान है वैज्ञानिक हेनरी कैवेंडिश ने दिया था स्टूडेंट। जी की इस वैल्यू को वैज्ञानिक हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। और अगर हम प्रयोगशाला में जी की वैल्यू निकालना चाहें तो इसे टॉर्जन बैलेंस से ज्ञात कर सकते हैं स्टूडेंट। टॉर्जन बैलेंस जो अपने पास अपरेटस है, उसकी सहायता से हम जी की वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। जी का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर है। इसके आधार पर हम जी की विमा भी ज्ञात कर सकते हैं स्टूडेंट। तो जी की जो विमा है वो हम ज्ञात करना चाहें तो यहां लिख रहा हूं मैं। देखिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। न्यूटन यानी बल की विमा। बल की विमा स्टूडेंट मैंने लिख दी m1 l1 t-2 मीटर स्क्वायर यानी l2 अपॉन केजी स्क्वायर यानी m2। इस आधार पर हम g यानी सार्वत्रिक नियतांक की विमा ज्ञात कर सकते हैं, जो आएगी g m-1 l3 एंड t-2। ये लीजिए स्टूडेंट, ये g की विमा हो गई स्टूडेंट। अब इसके आगे पढ़ते हैं हम स्टूडेंट।
देखिए स्टूडेंट, जो g है वो एक अदिश राशि होती है। g एक स्केलर क्वांटिटी होती है स्टूडेंट। g जो है वो एक स्केलर अदिश राशि होती है, यानी कि इसकी कोई दिशा नहीं होती। मात्रक इसका जरूर है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, परंतु ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी। इसकी वैल्यू ये होगी, माध्यम पर ये निर्भर नहीं करता है। स्टूडेंट, बल जो है दो द्रव्यमानों के बीच, वो न्यूटन के अनुसार ये था जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फोर्स था। स्टूडेंट, बल जो एक सदिश राशि है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसको हम सदिश रूप में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, F वेक्टर बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर एंड आर कैप। ये लीजिए स्टूडेंट, ये आर कैप जो है वो इस फोर्स की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है स्टूडेंट। कई बार स्टूडेंट ऐसा होगा कि हम यहां पर माइनस का चिन्ह भी लगाते हैं, माइनस आर कैप। अगर फोर्स माइनस में है, इसका मतलब ये हुआ कि वो फोर्स अट्रैक्शन नेचर का है, उसकी जो प्रकृति है वो आकर्षण की है। इसलिए फोर्स अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो फोर्स सदिश रूप में होना चाहिए स्टूडेंट। अगर फोर्स वेक्टर फॉर्म में है और वो पॉजिटिव है, इसका मतलब वो रिपल्सन है। और अगर फोर्स वेक्टर फॉर्म में परंतु नेगेटिव है, तो इसका मतलब वो अट्रैक्शन का फोर्स है स्टूडेंट। इसके अलावा स्टूडेंट हम एक चीज और पढ़ते हैं कि जी जो है वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि हम दो द्रव्यमानों को जैसे मून पर ले जाएं, जैसे मून की बात करें हम और हम अर्थ की बात करें, जैसे ये दो द्रव्यमान m1 और m2 परस्पर r दूरी पर हैं, परंतु जो माध्यम है वो मून है यहां पर, तो इनके बीच फोर्स लगेगा स्टूडेंट। जबकि दो द्रव्यमान m1 और m2 अर्थ पर हैं, परस्पर r दूरी पर है, तो इनके बीच भी फोर्स लगेगा। इन दोनों ही कंडीशन में F की जो वैल्यू है, दोनों के बीच जो बल की वैल्यू है वो होगी G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि हम अलग अलग माध्यमों के लिए बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल पर माध्यम का प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि दो द्रव्यमानों के बीच जितना बल मून पर लगेगा, उतना ही बल दोनों द्रव्यमानों के बीच अर्थ पर होने की स्थिति में लगेगा। इसके अलावा स्टूडेंट, जैसे कोई अन्य द्रव्यमान, जैसे m1 और m2 दो द्रव्यमान है स्टूडेंट, और इनके बीच एक तीसरा द्रव्यमान m3 रख दिया जाए, तो m3 की उपस्थिति के कारण m1 और m2 परस्पर जो बल लगाते हैं उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि F12 और F21 दो के द्वारा m2 के द्वारा m1 पर लगाया गया बल और m1 के द्वारा m2 पर लगाया गया बल, ये बराबर होगा। यानी कि इसकी जो प्रेजेंस है वो इन दोनों पर लगने वाले पारस्परिक बल को प्रभावित नहीं करता है। समझ गए ना। परंतु किसी भी एक द्रव्यमान पर, जैसे m1 पर या m2 पर, अगर हम नेट फोर्स की बात करें, कुल बल की अगर बात करते हैं, तो कुल बल की वैल्यू बदल जाएगी, परंतु इनके बीच परस्पर लगने वाला जो बल है वो स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं इस बल की परास, यानी इस बल की रेंज क्या होती है, ये बल कहां से लेकर कहां तक प्रभावी रहता है, वो बात करते हैं हम। परास यानी रेंज। स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, इसकी जो रेंज है वो अंतराण्विक दूरी से लेकर इनफाइनाइट तक होती है। इस बल की जो परास है वो अंतराण्विक दूरी यानी 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर इनफाइनाइट तक होती है। 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर अनंत तक ये बल प्रभावी होता है, परंतु ये एक वीक फोर्स है, दुर्बल बल होता है। प्रकृति में जितने भी फोर्स है उन सब में जो दुर्बलतम फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो 10 एंगस्ट्रॉम से इनफाइनाइट तक कार्य करता है। देखिए स्टूडेंट, अगर दो द्रव्यमानों के बीच की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अगर ये 10 एंगस्ट्रॉम से कम है, तो फिर ये दोनों जो द्रव्यमान है वो दो यूनिट नहीं माने जाएंगे, ये दोनों अब सिंगल यूनिट बन जाएंगे और इसको हम एक ही द्रव्यमान कहेंगे।
पहले तो ये 2 यूनिट थी अलग अलग, जब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 एंगस्ट्रॉम से अधिक है, पर ये डिस्टेंस अगर 10 एंगस्ट्रॉम से कम हो जाएगी तो इन दोनों को हम संयुक्त रूप से एक ही यूनिट मानेंगे। इसलिए इस बल की जो रेंज है वो 10 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा होती है और इनफाइनाइट तक होती है। तो ये कुछ बातें थी स्टूडेंट्स इस ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। अब हम आगे की बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हम दो द्रव्यमानों के बीच जो फोर्स लग रहा है उसको तो लिख देंगे, पर एक द्रव्यमान पर भिन्न भिन्न द्रव्यमान अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो यहां पर जो हमने अध्यारोपण का सिद्धांत पहले पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर वो लागू होगा कि किसी भी द्रव्यमान पर जो नेट फोर्स है, परिणामी जो बल है, वो अलग अलग जितने भी उस पर फोर्स लग रहे हैं उनके सदिश योग के बराबर होगा। जैसे कोई मास है उसके ऊपर अलग अलग फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, उनकी जो वैल्यूज है वो F1 F2 एंड सो ऑन Fn है, तो उस पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो सुपरपोजिशन लॉ के अनुसार, अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार उस पर लगने वाले सभी बलों के सदिश योग के बराबर होगा। इसके अलावा स्टूडेंट जैसे दो फोर्स हैं, ये दो फोर्स हैं, दोनों की वैल्यू सेम है और परस्पर ये थीटा एंगल पर एक्ट हो रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो इनका जो नेट फोर्स होगा वो हम 2F cos थीटा बाई 2 से ज्ञात कर सकते हैं। दो समान बल है स्टूडेंट, परस्पर थीटा एंगल पर कार्य कर रहे हैं, तो इनका जो परिणामी नेट फोर्स है वो 2F cos थीटा बाई 2 से ज्ञात कर सकते हैं। ये हमने स्टूडेंट कहां से निकाला? F नेट का जो फॉर्मूला है अपने पास वो यही होगा, रूट F1 स्केयर प्लस F2 स्केयर 2F1 F2 एंड कोस थीटा। इस फॉर्मूले का उपयोग करके हम इस फोर्स को ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ F1 और F2 की जो वैल्यू है वो F हो जाएगी, थीटा इनके बीच का एंगल हो जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट जैसे ये तो दो फोर्स लिए हैं, पर तीन फोर्स या चार फोर्स भी हो सकते हैं। जैसे मैं यहां एग्जांपल ले रहा हूं कि तीन फोर्स इस प्रकार से लग रहे हैं, ये तीन फोर्स है, इक्वल है स्टूडेंट, और ये जो एंगल दिया है 120 है, मतलब यहां पर तीनों फोर्स एक सिमिलरिटी में लग रहे हैं, तो नेट जो होगा इनका F नेट वो 0 होगा स्टूडेंट। इस प्रकार से अगर तीन चार दो फोर्स सिमिलरिटी में सममितता के अंदर लगते हैं तो F नेट 0 होगा। जैसे चार फोर्स लग रहे हैं स्टूडेंट इस प्रकार से, ये चार फोर्स है, चारों ही इक्वल है और इनके बीच जो प्रत्येक एंगल है वो 90 है, तो यहां पर भी सिमिलरिटी हो गई, इस दौरान भी F नेट जो है वो 0 होगा। ये स्टूडेंट ट्रिक्स है, डायरेक्ट अगर हम न्यूमेरिकल को हल करना चाहते हैं तो इनका उपयोग करके हम उस न्यूमेरिकल को इजीली हल कर सकते हैं। ये भी कंडीशन हो सकती है स्टूडेंट, जैसे F दो फोर्स हैं, दोनों इक्वल हैं, एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहां पर भी सिमिलरिटी हो गई, एंगल जो है स्टूडेंट वो 180 हो गया, यहां पर भी F नेट जो है वो 0 होगा। ये था स्टूडेंट गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम जो कि वैज्ञानिक न्यूटन ने दिया था। इस पर आधारित न्यूमेरिकल हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, धन्यवाद।